स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर सेकंड लोकतंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। लोकतंत्र, अर्थ एवं प्रकृति। लोकतंत्र ग्रीक शब्द में डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। जो लोकतंत्र है वो ग्रीक शब्द का डेमोक्रेसी जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। इसका मतलब होता है जनता द्वारा शासन, अर्थात लोकतंत्र में हम जनता द्वारा शासन होता है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को चुनती है और वह प्रतिनिधि शासन करता है उन जनता पर। चूंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण सबको हम राजा तो बना नहीं सकते, इस कारण हमको इस पद्धति को लाया गया। वर्तमान लोकतंत्र जो है हम लोग का वह उदारवादी लोकतंत्र है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। परिभाषा ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति है जिससे राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में ना होकर समाज के सभी सदस्यों के हाथ में निहित होती है। यह पूछी जाती है एग्जाम में। तो इन्होंने लोकतंत्र को ऐसा समझाया है कि यह शासन ऐसी पद्धति है जो राज्य के शासन की शक्ति, तो राज्य के शासन की शक्ति होती है वह किसी विशेष वर्ग यानी कि राजा महाराजा एक वर्ग में निहित ना होकर यह समाज के सभी सदस्यों के हाथों में निहित होती है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी विशेषता को देखते हैं। यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सभी नागरिकों को उनके जो मौलिक अधिकार हैं लोकतंत्र प्रदान करता है। हमारे इस वक्त संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक वर्णन किया गया है। आइए अगला देखते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा जो लोकतंत्र है या जो लोकतंत्र होता है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला है विचार भाषण लेखन की स्वतंत्रता। अपने विचार को प्रकट करना, भाषण देना और लिखने की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र के अंतर्गत मिलती है। अगला है समानता का अधिकार। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है मौलिक अधिकार रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। क्या जो न्यायालय होता है वह मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत। 18 वर्ष आयु के बाद मत देने का अधिकार। लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को 18 वर्ष के आयु के बाद मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है संसद में, किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र के अंतर्गत कराई जाती है और चुनाव आयोग का इसके लिए गठन किया गया है। अगला है समाचार पत्रों सरकारी नीतियों के बारे में राय प्रकट करने की छूट मिलती है हमारे, किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत। जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना गया है लोकतंत्र में। अगला है धर्म की स्वतंत्रता। भाषा संस्कृति का विकास की स्वतंत्रता। लोकप्रिय और स्थायित्व व्यवस्था, यानी कि लोकतंत्र होता है वो हमारा यह सारी जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला है हमारा यह एक क्वेश्चन आता है कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास एवं वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आइए समझते हैं। इसमें लोकतंत्र जटिल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का परिणाम है। जो लोकतंत्र है वह एक जटिल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का परिणाम है।
तो ऐसी कई सारी क्या कहते हैं घटनाएं या ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम लोग हमारे समाज या हमारे पूर्वजों या हमारी जैसी पहली प्रक्रिया चल रही थी उसमें देखी गई है सारी समस्या। उससे निजात पाने के लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी अध्ययन करना पड़ा है, तब जाकर यह लोकतंत्र जैसी व्यवस्था जन्म ली है, जिसके अंतर्गत समाज को और नागरिकों को एक सुखद पूर्ण जिंदगी व्यतीत करने की यह अनुमति देता है। यह ऐसी धारणा बनाता है कि सभी नागरिकों को एक सुखद पूर्ण जिंदगी मिल सके। अगला है, अब आइए समझते हैं कि क्या क्या अध्ययन किया गया है, कैसे कई कई देशों ने इसको लोकतंत्र को अपनाया है और कब कब उन्होंने काफ़ी अलग अलग इसमें संशोधन किया है। आइए समझते हैं इसमें। हमारा पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन आधुनिक लोकतंत्र, ब्रिटेन के लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। यह 2 सदनीय है। इसमें एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि इसे लोअर असेंबली भी कहते हैं, और एक निर्वाचन सभागृह। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकसभा है, वैसे इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है, वैसे इनके यहाँ एक निर्वाचन सभागृह होती है। यह पहले क्राउन के हाथों में था, पर अब ये जनता के हाथों में आ चुका है। नेक्स्ट है 1932 में मताधिकार का इनमें विस्तार हुआ। 1929 में महिला वोट देने का अधिकार मिला। व्यक्ति एक वोट की प्रक्रिया 1948 में अपनाई गई। सार्वभौमिक मताधिकार को लागू किया गया। यहाँ पे देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया। अर्थात जो पहले होता क्या था कि सभी को वोट देने की अनुमति नहीं थी। वहाँ जो गरीब वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो कृषक वर्ग था, वो वर्ग इससे अछूता था, यानी वह मत देने का उसको अधिकार नहीं था। तो 1948 तक इन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया और एक व्यक्ति एक वोट के सार्वभौमिक मताधिकार को इन्होंने लागू किया। आइए अगला देखते हैं। फ्रांस में लोकतंत्र को अपनाया गया, उसमें क्या क्या हुआ इससे समझते हैं। फ्रांस लोकतंत्र का जो आरंभ हुआ है वह 1789 यानी कि 1798 की क्रांति के बाद फ्रांस में लोकतंत्र को लागू किया गया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसी के बाद से ही फ्रांस में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था लागू हुई। ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म एवं विचार की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक समानता के अधिकार की घोषणा की। किसने? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जैसी एक किताब थी, उसने इन सभी क्या कहते हैं अधिकारों की होने की घोषणा की, जिसके तहत फ्रांस में एक क्रांति आई 1789 में, जिसने लोकतंत्र जैसी व्यवस्था फ्रांस में लागू की। 1791 में वोट अधिकार, संपत्ति अधिकार पर नौकर बेघर बेरोजगारी वोट नहीं दे सकते थे। 1791 तक जो वोट देने का अधिकार था वो इन सभी से अछूता था। 40 लाख पुरुष ने पहली बार जो लोकतंत्र लागू हुआ उस दौरान जो वोट की प्रक्रिया हुई, जो चुनाव की प्रक्रिया हुई, उसमें केवल 40 लाख पुरुषों ने वोट दिया। अगला है 1848 में सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार, यानी कि जो वर्ग छूते थे, जो वर्ग के पुरुष इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो 1848 तक उनको भी क्या कहते हैं मताधिकार का अधिकार उनको भी प्रदान किया गया। और 1946 तक आते आते महिलाओं को भी मताधिकार मिल गया। अगला है हमारा अमेरिका। अमेरिका में आइए समझते हैं। पुराना लोकतंत्र, अमेरिका का जो लोकतंत्र है वह काफ़ी पुराना है। 1776 में इस लोकतंत्र का दस्तावेज पेश किया गया। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने देश में लोकतंत्र लागू किया। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यह प्रस्ताव पेश हुआ और इसने देश में लोकतंत्र को लागू किया। इसे आधुनिक विश्व का सर्वप्रथम लोकतंत्र भी कहा जाता है और आधुनिक विश्व को सर्वप्रथम लोकतंत्र सरकार समाज प्रदान किया। तो हमारे पूरे विश्व में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक सरकार अमेरिका में गठन की गई। इसका लोकतंत्र सबसे पुराना है। आगे देखते हैं। शक्ति का बंटवारा इसी लोकतंत्र के अंतर्गत, अमेरिका के लोकतंत्र के अंतर्गत ही हुआ। कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का गठन किया गया अमेरिका के लोकतंत्र के अंतर्गत। अगला है हमारा उदारवादी लोकतंत्र। इस नाम से ही, जैसे नाम से ही इसका अर्थ प्रकट हो रहा है
कि लोकतंत्र कैसी प्रवृत्ति का हो, उदार प्रवृत्ति का हो, ऐसे लोकतंत्र को हम उदारवादी लोकतंत्र कहेंगे। अर्थात उदारवाद को सरकार के एक रूप में लोकतंत्र से जोड़ता है। अर्थात लोकतंत्र यानी कि सरकार और उदारवादी यानी कि जो उदारवाद, जो उदारता के समर्थक हैं, उनको एक रूप में जोड़ता हो, ऐसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र हम कहते हैं। अगला है लोकतांत्रिकरण लहरें। आइए समझते हैं लोकतांत्रिकरण लहरें को। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि 20वीं सदी से लोकतंत्र की जो बात है, लोकतंत्र का जो समझना है, इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी से। तो इसमें पुरानी पश्चिमी लोकतंत्र से महिलाओं के मताधिकार, जाति भेदभाव मिटाने तक का वर्णन लोकतांत्रिकरण लहरें द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा समझा जाता है। जाइए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें हमें और अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। प्रथम लहर 19वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय देशों में लोकतंत्रीकरण के द्वारा प्रथम लहर आई। यानी कि जो प्रथम लहर जो थी वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है और अनेक यूरोपीय देशों, जो यूएसए देश जो यूरोप में स्थित हैं, वहाँ पर लोकतंत्र को धारण किया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया। तो ऐसी लहर को प्रथम लहर कहा जाता है। द्वितीय जो लहर आई है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई। तो यूरोप के अनेक देशों जैसे स्कैंडिनेविया के देशों के साथ लोकतांत्रिक हो गए। यानी कुछ अभी भी देश अछूते थे लोकतंत्र से, उन्होंने द्वितीय लहर में लोकतंत्र को अपनाया। यह कब आई? यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई। नेक्स्ट है तृतीय लहर। द्वितीय विश्व युद्ध उत्तरोपरांत नाजीवाद व फांसीवाद की समाप्ति के साथ जर्मन व इटली में नए लोकतंत्र की स्थापना हुई। नाजीवाद और फांसीवाद हम अभी आगे समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद और फांसीवाद की समाप्ति के साथ ही जर्मनी व इटली में नए लोकतंत्र की स्थापना हुई। किससे? तृतीय लहर के द्वारा। नेक्स्ट है चतुर्थ लहर। लोकतंत्र से मुंह मोड़ चुके पूर्व यूरोप तथा अमेरिकी देशों में लोकतंत्र का पुनरीकरण हुआ। ऐसे कुछ देश थे जो मुंह मोड़ लिए थे, यानी जो नहीं चाहते थे लोकतंत्र अपनाना, समझने के बावजूद वो भी चतुर्थ लहर तक आते आते वो भी लोकतंत्र को अपना लेते हैं। अगला है हमारा विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं। पहला है प्रातिनिधिक लोकतंत्र, दूसरा है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, तीसरा है मंत्रणात्मक लोकतंत्र, चौथा है सामाजिक लोकतंत्र, पांचवा है सार्वभौमिक लोकतंत्र। आइए समझते हैं इसको बारी बारी से। पहला है हमारा प्रातिनिधिक लोकतंत्र। जैसा कि हम नाम से ही लग रहा है, प्रतिनिधि करता हो, ऐसा लोकतंत्र जो प्रतिनिधित्व का जिसमें जरूरत हो, ऐसे लोकतंत्र को हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। लोग समूह में से नेता को चुनते हैं मत के आधार पर। इस लोकतंत्र में, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में, जो जनता जो होती है वह मत के आधार पर अपने नेता को चुनती है। दूसरा है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र। नाम से ही आप समझ सकते हैं, सहभागितापूर्ण यानी ऐसी लोकतंत्र जहाँ सबकी सहभागिता हो, ऐसे लोकतंत्र को हम सहभागितापूर्ण लोकतंत्र समझ सकते हैं। जैसे राजनीतिक रूप से नागरिक वर्ग, जो राजनीतिक रूप से नागरिक वर्ग जो सम्मिलित होते हैं या जो रुचि लेते हैं या जो ऐसे कहते हैं चेतना होती है इन वर्गों में, वह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत में होती है। अगला है सत्ता को दुरुपयोग को रोकते हैं। अब ऐसे कुछ दल ऐसे फॉर्म हो जाते हैं जो अगर सरकार या सत्ता का दुरुपयोग होता है तो यह सहभागिता लेकर उस राजनीति में उस चीज़ दुरुपयोग को होने से रोकते हैं। या अच्छी सरकार की रचना इसी दल द्वारा होती है। अगला है हमारा मंत्रणात्मक लोकतंत्र। मंत्रणात्मक लोकतंत्र सार्वजनिक विचार विमर्श यानी मंत्रणा करके, बातों को डिस्कस करके जो डिसीजन जिसके अंतर्गत लिया जाता है वो मंत्रणा लोकतंत्र के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें सार्वजनिक मुद्दे पर मंत्रणा होती है, तब जाके फैसले लिए। अगला है हमारा सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जो समानता आधारित या समानता को बहुत महत्वपूर्ण मानता हो या समानता पर आधारित हो, ऐसे लोकतंत्र को हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। न्याय के आदर्श से जोड़ता हो, जो न्याय हो और सभी को एक समानता पर आधार पे समान न्याय मिले, समान न्यायिक प्रक्रिया हो, ऐसी चीज़ पर बल देता है। कौन सा लोकतंत्र? सामाजिक लोकतंत्र। अगला है हमारा सार्वभौमिक लोकतंत्र।
सार्वभौम, अर्थात नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि सार्वभौम, सबको एक रूप में लेके चलने वाला ऐसा लोकतंत्र को सार्वभौमिक लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे बात भूमंडलीकरण की हो रही है, पूरे विश्व के स्तर तक की बात हो रही है। भूमंडलीकरण विकास पर बल देता है सार्वभौमिक लोकतंत्र, और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भूमंडलीकरण करता है, अर्थात सबको आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ कर रखता है। ऐसे लोकतंत्र को हम सार्वभौमिक लोकतंत्र के अंतर्गत समझते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे चैप्टर 3 अधिकार। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।